आज हम यूपीटीईटी 2019 पेपर फर्स्ट पर्यावरण का पेपर देखेंगे। और ये प्राइमरी लेवल का पेपर है और इस ईवीएस का पेपर या एक तरह से कहते हैं साइंस का पेपर। इसमें सभी सब्जेक्ट रहते हैं। चलिए देख लेते हैं। वो कहते हैं, अगर ऐसा कुछ भी है जो एक इंसान सही से कर सकता है तो मैं कहती हूँ उसे करने दो, उसे एक मौका देकर तो देखो। ओके गाइस, मैं पूरी कोशिश करूँगी इसमें अच्छे से जो भी क्वेश्चन है उसे डिस्क्रिप्शन से भी समझाने की और पूरा दिखाने की। चलिए देख लेते हैं बगैर देर करते हुए। चलिए ओके। भारत में महिलाओं के लिए पहला क्वेश्चन है ये हमारा, भारत में महिलाओं के लिए निम्न में से एक कहाँ संरक्षण उपलब्ध है? कहाँ है? पंचायती राज में। पंचायती राज सही उत्तर है पंचायती राज। पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों ने भारत के संविधान में दो नए भागों को जोड़ा। भाग 4 को द पंचायत 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। चलिए अब नेक्स्ट देख। भाग 9 को द पंचायत 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। शीर्षक दिया गया भाग 9A को नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अधिनियम में महिलाओं के लिए सीटों की कुल संख्या के 1/3 से कम नहीं, SC और ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित का प्रावधान है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जी है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए कितनी आयु की आवश्यकता होती है? 35 वर्ष। 35 वर्ष की आवश्यकता होती है। अब चलिए डिस्क्रिप्शन भी हम देखेंगे। ओके, बगैर टाइम वेस्ट करते हुए हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे। राज्यपाल किसी राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। वह राष्ट्रपति के रूप में समान कर्तव्य करता है, लेकिन राज्य के लिए अनुच्छेद 157A राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। चलिए बस इतना ही शॉर्ट में देख लेते हैं। ओके, अब आता है थर्ड। सूची सेकंड और के साथ सूची फर्स्ट की तुलना करने के बाद सही कूट चुने, है ना। तो भारतीय संघ का संबंध किससे है? भारतीय संघ का संबंध इसमें हम पूरा देखते हैं। भारतीय संघ क्या है? भारतीय संघ का है प्रधानमंत्री। राज्य है, राज्य में राज्यपाल होता है। सरपंच कहाँ पे होता है? ग्राम पंचायत में। यदि हमें नहीं आता है तो हम 1 से 2 क्वेश्चन में ही अपनी गैसिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे राज्य है, राज्य में क्या रहता है? राज्यपाल रहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं बी और सी में कुछ बी या सी का मिल जाए, उसी में से देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, ये है हमारा राइट आंसर। और इसे नेक्स्ट इसे करेक्ट आंसर शायद देखते हैं। चलिए बगैर टाइम वेस्ट करते हुए देखिए। तो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री संघ सरकार के प्रमुख होते हैं। राज्यपाल अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। और सरपंच वह एक पंचायत का मुखिया है। शॉर्ट में बता दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का उपयोग कब और कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? केरल 1959 में किया गया, है ना। तो चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के राज्य में असंवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान शामिल है। इसे राष्ट्रपति शासन के रूप में भी जाना जाता है। 1951 में पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और हालांकि दिए गए विकल्पों में से केरल 1959 सही विकल्प है। ये विकल्प दिए गए हैं उनमें से केरल 1959 है, लेकिन सबसे पहले पंजाब में 356 लगाया गया। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया गया? गृह कर लगाया जा सकता है। नगर निगम द्वारा गृह कर लगाया जा सकता है। ये ग्रीन कलर के हैं, ये राइट हैं, और ये गलत जो पहले से लगे हुए हैं वो गलत हैं। जो रेड कलर के हैं वो गलत हैं। नगर निगम एक शहरी स्थानीय निकाय है। 74वें संशोधन ने शहरी स्थानीय
सरकारों नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए। नगर पालिका के सदस्यों को 5 साल के कार्यकाल के लिए प्रतिनिधि चुना गया। चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। हेमलेट किस व्यवधान से जुड़ा है? हेमलेट किस व्यवधान से जुड़ा है? हेमलेट जुड़ा है ग्रामीण से। क्या जुड़ा है? हेमलेट ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा है ना, और ग्रामीण व्यवस्थापन से जुड़ा है। भारत में ग्रामीण बस्तियों को मोटे तौर पर 4 प्रकारों में रखा जा सकता है: गुच्छेदार, समुच्चित, केंद्रक, अर्ध संकुल या खंडित। हेमलेट लोगों आमतौर पर सैकड़ों की संख्या द्वारा कब्जा किए गए कई बिखरे हुए घरों से बना है, जो खेती, शिकार, मछली पकड़ने जैसी प्राथमिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। आमतौर पर एक हेमलेट में सभी निवासी एक ही आर्थिक गतिविधि के आसपास केंद्रित होते हैं। हेमलेट बस्ती में बाधा क्षेत्र के साथ फैले क्षेत्र में फैले हुए हैं और मुख्य या केंद्रीय निपटान या तो अनुपस्थित है या आसपास के क्षेत्रों पर कमजोर प्रभाव डालता है। हेमलेट बस्ती एक दूसरे से शारीरिक रूप से अलग कई इकाइयों में खंडित है। आमतौर पर एक बड़ा गांव सामाजिक और जातीय कारकों द्वारा खंडित होता है। भारत में ऐसे खंड वाले गांव मध्य निचली गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़, हिमालय की निचली घाटियों में अधिक पाए जाते हैं। चलिए हेमलेट क्या है? ग्रामीणों से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ज्वालामुखी पर्वत है किलिमंजारो। क्या है? किलिमंजारो। ज्वालामुखी पर्वत तब बनते हैं जब पिघली हुई चट्टान मैग्मा पृथ्वी के भीतर गहरी होती है और सतह पर ढेर हो जाती है, इसे किलिमंजारो है ना। मतलब एक ज्वालामुखी पर्वत तब बनते हैं जब पिघली हुई चट्टान या मैग्मा पृथ्वी के भीतरी गहरी होती है और सतह पर ढेर हो जाती है, किलिमंजारो। यह तंजानिया में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। 98-95 मीटर पर अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। इस पर्वत पर एक बार 3 ज्वालामुखी शंकु थे, केबो, सिरा और मावेजी। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए, नहीं तो बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है, इतना अधिक हम नहीं पढ़ पाएंगे, टाइम होता है और नेट भी बहुत ज़्यादा लगता है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है? एलिफेंटा द्वीप है मुंबई में, है ना। तो एलिफेंटा द्वीप मुंबई तट पर स्थित है, महाराष्ट्र का है। यह मुंबई महाराष्ट्र का एक द्वीप है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मानसून के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? मानसून के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? वहाँ पर वर्षा होती है कितनी? 70 से 200 सेंटीमीटर। मानसून के जंगल पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। इन्हें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहा जाता है। कार्बी आंगलोंग पठार किसका विस्तार है? कार्बी आंगलोंग पठार प्रायद्वीपीय पठार है। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। यह दक्कन के पठार का विस्तार है और इस प्रकार मेघालय पठार का एक हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। सेसाइल जू का उदाहरण कौन सा है? जोंक सेसाइल जू का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा देखना हो। जोंक एक निर्जीव जानवर का उदाहरण है, सेसाइल जू है। इस तरह के जानवर मुख्य रूप से स्थिर होते हैं, उनमें आत्मनियंत्रण की क्षमता का अभाव होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रोटीन अणु की इकाई है एमिनो एसिड प्रोटीन अणु की इकाई है। एमिनो एसिड, एक प्रोटीन अणु की इकाई एमिनो एसिड है। अमीनो अम्ल ये कार्बनिक यौगिक हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए गठबंधन करते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए गठबंधन करते हैं। ये हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर के संश्लेषण जैसी महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। इन्हें 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है: आवश्यक अमीनो एसिड, गैर आवश्यक अमीनो एसिड और सशर्त अमीनो एसिड। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। वैसे भी हमारे शरीर को ठीक से बढ़ने और कार्य करने के लिए 20 विभिन्न अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। हालांकि केवल 9 अमीनो एसिड
को आवश्यक रूप से वर्गीकृत किया गया है, जैसे हिस्टिडीन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, मेथियोनिन है, फेनिल एलेनिन है, थ्रियोओनिन है, ट्रिप्टोफैन और वेलिन, ये हैं एमिनो एसिड। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। पादप कोशिका में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। सेंट्रोसोम ये प्लांट ये हाँ प्लांट कोशिकाएं प्लांट के जीवों के जीवन की मूल इकाई है। प्लांट कोशिकाएं, इनके पास वास्तविक नाभिक हैं जिसमें विशेष संरचनाएं हैं जिन्हें ऑर्गेनल कहा जाता है, जो कुछ विशिष्ट कार्यों को पूरा करते हैं। केंद्र पिंड, ये मेन पॉइंट देख लेते हैं जल्दी से। पादप कोशिकाओं में केंद्र पिंडों की कमी होती है। किसकी? केंद्र पिंडों की कमी होती है। पादप कोशिका में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? सेंट्रोसोम। बस यही बहुत है। क्वेश्चन हम देख लेते हैं स्पीड से, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये एमपी टेट है, यूपी टेट है या रीट, एक तरह से ईवीएस है। ये जनरली जीके में आता है पूरा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। क्या है? लीवर। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। लीवर इसे बोलते हैं, कहते हैं। ओके, इन इंग्लिश में से लीवर और हिंदी में इसे यकृत कहते हैं। प्रोटीन को संश्लेषित करने और पाचन और विकास के लिए आवश्यक जैव रासायनिक उत्पादन करने में मदद करता है। यह शरीर के बाकी हिस्सों में जाने से पहले पाचन तंत्र से आने वाले रक्त को फिल्टर करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस क्रेन। यह भारत का एकमात्र निवासी हाँ, उत्तर प्रदेश में 13,000 से अधिक सारस क्रेन की आबादी है। सारस क्रेन के लक्षण, चलिए अब ये नहीं देख सकते हैं, एक थोड़ा देख लेते हैं। यह दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है। ओके, बस हो गया। किस क्षेत्र में बारहसिंगा पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेश में बारहसिंगा पाए जाते हैं। कहाँ? टुंड्रा प्रदेश में बारहसिंगा पाए जाते हैं। बारहसिंगा रंगीफर टारंडस हिरणों की एक प्रजाति है जो परिध्रुवीय वितरण के साथ आर्कटिक, उप आर्कटिक, टुंड्रा, बोरियल और उत्तरी यूरोप, साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका के पहाड़ी क्षेत्रों के मूल निवासी हैं। चलिए बस बहुत है इतना। निम्नलिखित में से कौन सा एक समशीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? कैंपस घास का मैदान नहीं है। क्या है? घास का मैदान नहीं है तो क्या है? ये सब क्या है? प्रेरीज हैं, पंपास है, डाउन्स है, ये सब क्या है? समशीतोष्ण घास के मैदान है, लेकिन कैंपोस नहीं है। कैंपोस एक समशीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। यह सूडान प्रकार की जलवायु से संबंधित है। सूडान या सवाना जलवायु का एक संक्रमणकालीन प्रकार है जो भूमध्य रेखीय वन और व्यापार पवन गर्म रेगिस्तान के बीच पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लल्लनोस, कैंपोस, कानो, सैलिसबरी इसके उदाहरण हैं। किसके? सूडान प्रकार की जलवायु संबंधित हैं। जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में थारू जनजाति कहाँ रहती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है। की पॉइंट देखना है। ये थारू की बोलियां बोलते हैं। इंडो आर्यन उपसमूह की एक भाषा है। थारू जनजाति की अधिकांश आबादी वनवासी हैं। ये कृषि करते हैं और ये तराई क्षेत्र का एक डिपोशनल स्थलाकृति और जलोढ़ गंगा नदी द्वारा किए गए मैदानों से हैं। और इस मैदान में क्या है? भावर, तराई, भांगर और खद्दर उत्तर से दक्षिण तक फैले हुए हैं। कौन सी? ये तराई क्षेत्र, थारू जनजाति इस जगह में फैले हुए हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र में स्थित है छत्तीसगढ़। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ओके, ये भिलाई दुर्गपुर जिले में एक शहर है। भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी भारत का पहला और स्टील रेल का मुख्य उत्पादक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दुनिया का सबसे समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? हाँ, इकोर्निया क्रेप्सिस जलकुंभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वायरस की आजैविक
विशेषता है। कैसे, इसे क्या कहते हैं? वायरस की अजैविक विशेषता है, इसे क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। ये अजैविक विशेषता है। इसमें प्रोटीन नहीं होता है, यह पुनः उत्पन्न नहीं करता है, ये आनुवंशिक पदार्थ नहीं होते हैं। चलिए सॉल्यूशन में थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। ये इसे क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। ये क्या है? अजैविक विशेषता है। क्रिस्टलीकृत करने की क्षमता वायरस की एक अजैविक विशेषता है कि कोशिका की दीवार प्लाज्मा झिल्ली की उपस्थिति के साथ साथ विभिन्न इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनल के साथ एक जीव को क्रिस्टलीकृत नहीं किया जा सकता। वायरस के एक जीनोम में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, लेकिन दोनों नहीं। वायरस का जीनोम रैखिक और वृत्ताकार हो सकता है। वायरस केवल मेजबान कोशिका के अंदर प्रतिकृति है। एक पूर्ण विषाणु कण को बैरियन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। पादप हार्मोन जो फलों के पकने में मदद करता है, एथिलीन। चलिए नेक्स्ट जल्दी से अन्य इससे जो अन्य फैक्ट बनते हैं उसे कंप्लीट कर लेते हैं। इससे हमारी एक क्वेश्चन से हमारे कम से कम मैं 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट करा रही हूँ। यानी अगर आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलिए देखते हैं। पादप हार्मोन जो फलों को पकने में मदद करता है वह एथिलीन। पत्तियों, फूलों, फलों के विकास को भी नियंत्रित करता है। ऑक्सिन तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करके विकास को नियंत्रित करता है। ऑक्सिन। साइटोकाइनिन क्या है? कोशिका विभाजन में मदद करता है। ये जड़ों में संश्लेषित और एडेनिन से उत्पन्न होते हैं और इसे गिबरलिन भी बोल सकते हैं। जिबरलिन हार्मोन स्टेम में वृद्धि करते हैं। स्टेम मतलब होता है तना। फूल और अंकुरण को उत्तेजित करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मुक्त जीवित अवायु जीव नाइट्रोजन मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को ठीक करता है। क्या करता है? क्लोस्ट्रीडियम बोलते थे इसे। ये बैक्टीरिया हैं, हाँ, बैक्टीरिया को ठीक करता है जी, क्लोस्ट्रीडियम। अब चलिए नेक्स्ट इससे संबंधित पॉइंट देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, ये अधिकतर हर एग्जाम में आते रहता है इस टाइप का क्वेश्चन। एजेटोबैक्टर एक ग्राम नकारात्मक मुक्त जीवित एरोबिक मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया हैं। यह एक गोलाकार बैक्टीरिया है जो मोटी दीवारों वाले अल्सर बनाता है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो पौधों पर जड़ ग्रंथिका के गठन से जुड़ा होता है। विब्रियो एक ग्राम नकारात्मक अल्पविराम के आकार का बैक्टीरिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कोशिका के भीतर सामान्यतः किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? कोशिका के भीतर सामान्यतः बी डीएनए पाया जाता है। बी डीएनए डीएनए का एक प्रकार आमतौर पर कोशिका के भीतर पाया जाता है। बी डीएनए में दोहरी कुंडलित संरचना है। दोहरी कुंडली के ये दो रेशें प्रति समांतर और पेलेटोनमिक के रूप में कुंडलित हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली। कहाँ से? मुंबई से थाने। यहाँ पे मुंबई से थाने, तो बॉम्बे मुंबई वही तो है। बॉम्बे से थाने। हाँ, भारत की पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे और थाने के पोरबंदर स्टेशन के बीच चली, है ना। इसके क्या है? इसमें ट्रेन को 3 इंजनों द्वारा संचालित किया गया। कौन से इंजनों द्वारा? जी है, साहिब सुल्तान सिंध था। लॉर्ड डलहौजी के समय में रेलवे को भारत लाया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर, और पुष्कर मेला को ऊँट का मेला कहते हैं, है ना। तो इसमें डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं जल्दी से बगैर टाइम वेस्ट के। पुष्कर ऊँट मेले के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर किसके लिए? ऊँट मेले के लिए प्रसिद्ध है। और सोनपुर किसके लिए? पशु मेले के लिए। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित किया जाता है। यह बिहार के सोनपुर में नवंबर और दिसंबर के महीनों में आयोजित किया जाता है। और इसे कब? कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में की गई। ओके, हाँ, वर्ष 1962 में इसकी पहली बैठक हुई। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया? समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 14 से 18 में। चलिए नेक्स्ट इससे डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा देख लेते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक उल्लेखित है। चलिए ये देखते हैं, इसमें शॉर्ट से जल्दी से देख लेते हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार निहित हैं। ओके, अब अन्य अनुच्छेदों में शामिल है अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार है, और अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 22 विवेकाधीन गिरफ्तारी हिरासत, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के अधिकार, 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 29 से 30 अल्पसंख्यकों को अधिकार, और 32 से 35 में संवैधानिक उपचार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और रह गया लास्ट। किस देश का संविधान लचीला है? ब्रिटेन का संविधान लचीला है। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का संविधान लचीला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम का संविधान संहिताबद्ध नहीं है और अलिखित है। ओके बाय, टेक केयर। अच्छे से देखिए और समझिएगा। और यदि इस टाइप का वीडियो यदि आपको इस टाइप का वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और मैं अब आगे रेलवे का भी हो सकता है मैं साइंस का वीडियो लाऊं। इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर।